भाजपा का वहां पर सूपड़ा साफ हरियाणा में होने जा रहा है। जैसे ही 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और ये चुनाव हारेंगे, उसी वक्त ये बैरिकेड जिस पर किसान बैठे हुए हैं वो हटेंगे। उसके बाद ये चुनाव हारने जा रहे हैं महाराष्ट्र का भी, झारखंड का भी और जम्मू कश्मीर का, दिल्ली का। ये 4-5 राज्यों के चुनाव हारने के बाद किसान भारी संख्या में पुनः दिल्ली को जो है घेरने का काम करेंगे। देखिए, राहुल गांधी ने कर्जा माफ की बात की है। हाँ। और एमएसपी की लीगल गारंटी की बात की है। जातिगत जनगणना करा के जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देने की बात की है। तो राहुल गांधी बहुजनों के ही नहीं, किसानों के नहीं, तमाम वर्गों के एक बड़े नेता बनके आज की तारीख में उभर रहे हैं। नमस्कार। हरियाणा में सबसे ज्यादा या तो किसान है या तो पहलवान है। इस वक्त हरियाणा की रग रग से अगर कोई वाकिफ है, इस वक्त हरियाणा में जो राजनीति बह रही है उसको अगर कोई बेहतर समझ सकता है और समझा सकता है तो वो किसानों से बेहतर कोई नहीं है। तो हरियाणा में क्या होने जा रहा है, असल में हरियाणा की जमीन पर क्या कुछ हो रहा है, किसकी सरकार आने वाली है, बीजेपी क्या बोरिया बिस्तर बांध कर जाने वाली है, ये सारे सवालों का जवाब आज हम वरिष्ठ किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी से लेंगे। आज वो हमारे साथ हैं। चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया उन्हें बखूबी जानती है। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिना लाग लपेट सीधा सवाल ये बताइए, हरियाणा में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, पलड़ा किसका भारी देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए प्रज्ञा जी, हरियाणा में निश्चित रूप से जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने जुल्म ढाए हैं किसानों के ऊपर, लाठीचार्ज किए हैं, उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है। और 2020-21 का दिल्ली वाला आंदोलन हो, जब दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा की तरफ से भी जो है किसान वहां बैठे हुए थे, पंजाब के और हरियाणा के, उनको कुचला गया, दमनकारी नीतियां अपनाई हैं। और इसी प्रकार से अभी जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जो पंजाब से आए हुए किसान बैठे हुए हैं हरियाणा के बॉर्डर पर, उनको दिल्ली नहीं आने दिया गया। और जहां पर भी कोई मीटिंग हुई एमएसपी के प्रश्न पे हुई या किसानों की असली फसलों की कीमत के आधार पे हुई, उन सभी चीजों को कुचलने का काम खट्टर सरकार ने जो किया था, भाजपा सरकार ने जो किया था, उसको देखते हुए भारी गुस्सा जो है किसान वर्ग में। दूसरा, जो अग्निवीर का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हरियाणा से बहुत ज्यादा भर्ती भी होती है हमारी फौजों के अंदर, तो उसको इन्होंने जो 4 साल का अग्निवीर वाला लाए थे, उसके प्रति भी बहुत बड़ा गुस्सा है। तीसरा बड़ा मुद्दा, जो इन्होंने महिला पहलवानों की बेइज्जती की है, जंतर मंतर पर उनको घसीटा है और दमनकारी नीतियां अपनाई हैं। और अपने एक सांसद को का, जिसने पहलवान बेटियों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए, उनका शारीरिक शोषण किया, उसको संरक्षण देने का काम किया है। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का काम किया है। 2020-21 के आंदोलन में जिस तरीके से दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल किया है, तो तमाम जो चीजें हैं वो अब जो है इनके बहुत ज्यादा भाजपा के खिलाफ आ जा रही हैं और भाजपा का वहां पर सूपड़ा साफ हरियाणा में होने जा रहा है। जी। तो इन मुद्दों का असर पुष्पेंद्र जी, हमने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तो बखूबी दिखाई दे रहा था। अब इस हरियाणा के चुनाव में क्या इन सारे मुद्दों पर जनता वोट करने वाली है या फिर अब इन मुद्दों को कुछ भूलने लगे हैं लोग? मैं इसको भी क्लियर समझना चाहूंगी। नहीं, आप देखिए, जो भी जैसे पहलवान बेटियों में विनेश फोगाट जी आई थी और उनका जो भारी स्वागत हुआ और जो है उनको टिकट भी दिया गया, उनको जितना जन समर्थन मिल रहा है। और इस दौरान अभी हालिया हफ्ते 10 दिन में जो बयान ब्रजभूषण शरण सिंह ने दिए हैं और भाजपा ने कहा है भाई आप जरा शांत रहिए, उसका भी भारी नुकसान हो रहा है। कंगना रनावत ने जो किसानों के खिलाफ बयान दिए, उसका भी भारी नुकसान है। ब्रजभूषण शरण सिंह विनेश फोगाट को लेकर लगातार जो हल्के बयान, सस्ते बयान दे रहे हैं, उनका असर है? बहुत भयंकर गुस्सा है कि ये व्यक्ति, पहले तो इसने जो है छेड़खानी की, 10-12 साल से लगातार सैकड़ों लड़कियों के साथ इसने ये व्यभिचार किया। उसके बाद मेडल जो हमारा आ सकता था, उसकी कहानियां भी खुल के आ रही है कि भाई पूरा प्रयास नहीं किया गया, अन्यथा कम से कम सिल्वर मेडल तो हमारा आ ही सकता था, उसको नहीं आने दिया गया। और अब ये कह रहा है, तरह तरह की टिप्पणियां कर रहा है जो कि चैनल पे कहने लायक भी नहीं है, और महिलाओं को एक तरीके से पुनः ये जो है बेइज्जत करने का काम कर रहा है। तो ये इससे बहुत बड़ा नेगेटिव असर वहां जा रहा है। और मुझे तो ये लग रहा है कि ये जैसे खुद सुपारी लेकर के बैठे हुए हैं कि मेरा टिकट काट दिया तो अब मैं ऐसे बयान दूं जिससे भाजपा को ही नुकसान हो जाए, कुछ मुझे तो इस तरह की बात भी नजर आ रही है। लेकिन निश्चित रूप से इसके बयानों का नेगेटिव असर जो है चुनाव को पड़ रहा है और भाजपा का भारी नुकसान हो रहा है हरियाणा चुनाव। जी।
अच्छा, जुलाना सीट से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं से टिकट मिला है और वहीं से युवा चेहरे ने, बीजेपी ने भी उतारे हैं कैप्टन योगेश बैरागी, उनका क्या भविष्य देख रहे हैं आप? देखिए, उस लड़की के सामने, चाहे उसके सामने खुद आज की तारीख में मुख्यमंत्री भी आके खड़ा हो जाता, तब भी उनकी कोई दाल किसी की गलने वाली नहीं है। जनता का इतना भारी समर्थन उस बिटिया को और प्यार आशीर्वाद मिल रहा है क्योंकि उसने एक संघर्ष किया है। 6 साल की उम्र से ही वो संघर्षशील थी। उसके पिताजी का भी जो है बचपन में ही जब वो थी छोटी उम्र में ही 8-9 साल की, तब पिताजी का भी देहांत हो गया था और उसने जो संघर्ष करके इस देश के सीने में एक जगह बनाई है, खेलों में जो उसने सम्मान देश को दिलाया है, उसका भारी असर है। और जो अन्याय उसके साथ हुआ है, सड़कों पे घसीटे जाने से लेकर के, और जिस तरह की फाइट उसने वर्ल्ड चैंपियन जो कभी हारी नहीं थी उसको हरा करके, जापान की जो पहलवान थी वहां पर दिखाया अपना जौहर, और तो उससे जो है भारी समर्थन उसके प्रति है। उसके सामने तो अगर ये सीट छोड़ देते तो शायद इनकी कुछ इज्जत बच जाती, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और इसका भारी परिणाम, नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेगा। जी। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद ने किसान विरोधी जेजेपी से गठबंधन कर लिया है, उस गठबंधन का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त तो कोई भी आ जाए, कांग्रेस के हम्म सामने कोई टिकने वाला नहीं है, वास्तविकता है। मैं कोई कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि भाजपा की जन विरोधी और किसान विरोधी नीतियां और हम्म ये जो गठबंधन छोटे छोटे हो रहे हैं, जेजेपी ने जाकर के एएसपी चंद्रशेखर आजाद, अब जेजेपी जो पार्टी है, आपको मालूम है कि उन्होंने जो 10 सीटें पिछले चुनाव में 2019 में विधानसभा में जीती थी, वो भाजपा का विरोध करके जीती थी कि हम इनको यमुना पार फेंक देंगे, लेकिन बाद में वो स्वयं जाकर के वहां मिल गए। यानी कि इनकी कोई प्रतिबद्धता किसानों के प्रति या वैचारिक नहीं थी। और अब वो आज की तारीख में जेजेपी, दुष्यंत चौटाला सबसे बड़े विलन है किसानों के, हरियाणा किसानों के, अगर आप माने, ये क्या पूरे देश के किसानों के। लेकिन उनके साथ मिलकर जो छवि इनकी बनी थी, एक हम्म पॉजिटिव छवि, क्योंकि किसान आंदोलन में भी इन्होंने सहयोग दिया था और हम्म पहलवान आंदोलन में स्वयं हम चंद्रशेखर जी को लेकर के गए थे। तो ये वो एक उभरते हुए नेता थे जो किसान बिरादरी भी इनकी तरफ देख रही थी। इन्होंने अपना भारी नुकसान वहां जेजेपी के साथ जाकर के किया है और इनकी छवि जो है पूर्ण रूप से एक तरीके से किसान विरोधी नेताओं के साथ खड़े होने की वजह से एक भाजपा की बी टीम के रूप में सामने आई है, जिसको कोई पसंद नहीं कर रहा है। जी। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? कई मांगे भी रखी हैं और दलित समुदाय किस तरफ जा रहा है इस बार, ये बहुत महत्वपूर्ण है देखना। तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरफ जा रहा है दलित समुदाय? कई मांगे भी रखी है देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने। जी जी जी, देखिए, कल इन्होंने जो वर्गीकरण वाला मुद्दा आया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो वर्गीकरण होना चाहिए एससी एसटी के बीच में, उस हम्म मुद्दे पर उसके विरोध में कि वर्गीकरण ना हो, इसके लिए इन्होंने रैली की है। अब हम्म क्योंकि मैंने काफी नजदीक से इनकी सारी चीजें देखी हैं, वर्गीकरण विषय में, हम्म तो मैंने 6 महीने पहले इनको बता दिया था कि वर्गीकरण वाला मुद्दा आपके चल तो रहा मित्र है। रहे हैं और चौधरी साहब, जी 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 चंद्रशेखर जी आपके मित्र जी रहे हैं। पिछले चुनाव में हम देखा जी हनुमान जी, बेनीवाल से आपने गठबंधन कराने में काफी गठबंधन, सहयोग किया था। जी जी जी। अब तो क्या हो वो गया है? पहलवान आंदोलन में उन्होंने सहयोग दिया, किसान आंदोलन में सहयोग दिया, तो हमको लग रहा था कि भाई ये किसान कमेरे की एकता का हमने बैठ करके कॉन्सेप्ट बनाया था कि भाई हम्म किसानों के अलग अलग नेता जो प्रदेश में हैं और दलितों के या कमेरों के एक नेता चंद्रशेखर उभरते हुए, उनको लेकर के हम एक बड़ी एकता यहाँ किसान कमेरे की उत्तर भारत में बनाएंगे। हम्म उसको तो काम को हम करेंगे, ये व्यक्ति चाहे आ जाए चाहे बदल जाए, लेकिन जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए हम्म वैचारिक रूप से, वो इन्होंने नहीं दिखाई। तो इसमें इन्होंने जो है जेजेपी से गठबंधन कर लिया। अब ये उपवर्गीकरण वाला जो मामला आया, मेरी इसमें ये हम्म सलाह थी कि भाई देखिए, उपवर्गीकरण आपके, क्योंकि बहुत सारे दलित भी जो है भाई भी देखते हैं आपके चैनल को, हम्म उनके लिए बता दूं, हम्म इसमें बहुत ही सिंपल फार्मूला है। 100 लोग बैठे हुए हैं और 100 रोटियां उनके लिए आई, और हम्म उसमें से यदि एक जगह रोटी रखी गई है तो मजबूत आदमी जाकर के रोटी ज्यादातर खा लेता, तो जो कमजोर थे उनको रोटी नहीं मिल पा रही थी या उतनी संख्या में नहीं मिल पा रही थी। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि साहब हमारा जो है अलग कोटा दे दीजिए। तो अब यदि ये इनमें थोड़ा सा जो है समझदारी होती चंद्रशेखर में, या जो भी नेताओं ने इसका विरोध किया वर्गीकरण का,
वो ये कहते हैं ठीक है भाई, हम तो आपका कोटा खा नहीं रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप 100 को एक जगह मत रखो, एक एक करके सबको बांट दो, सबके हिस्से में एक एक हम्म। रोटी आ जानी चाहिए। तो उसको ना करके इन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, वही व्यवस्था लागू करे हो रहेगी। और उसमें वास्तविकता ये है कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो मजबूत जातियां हैं, संख्या में मजबूत हैं, शिक्षा में मजबूत हैं, या ऑर्गेनाइज ज्यादा है, और जिनका पहले से हिस्सेदारी ज्यादा हो गई है, तो वो लोग ज्यादा रोटियां खा जा रहे थे। उसके कारण जो वंचित वर्ग है, जिसको डीएससी कहते हैं, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, जैसे वाल्मीकि जैसी जातियां हैं, वो उनको मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो शिक्षा में उतने ज्यादा, क्योंकि उनका जो काम है वो इस तरीके का नहीं रहा है, पिछड़े हुए रहे हैं। तो इनको कहना चाहिए था कि हम, ये हमारे भाई है, इनको भी रोटी का अधिकार है, और अगर हमारे कुछ भाई एक्स्ट्रा रोटी खा रहे हैं तो भाई हम कहेंगे कि ये इन्हीं को दे दी जाए, वर्गीकरण करना है कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने जो है उसके खिलाफ जाकर के रैली भी की है, और जो सुझाव उन्होंने दिए हैं वो भी बड़े मतलब ना तो वो तर्क संगत है, ना न्याय संगत है, ना संविधान संगत है। तो अब इसका उन्होंने ये असर कहा उल्टा है पड़ेगा। जी, उन्होंने ये सुझाव दे दिया कि साहब 15% जो हमारा एससी का आरक्षण है उसमें 10% और जोड़ दो और वो इनको दे दो। वो कहां से जोड़ दो? और ओबीसी के लिए उन्होंने कहा कि 27% में 15% और जोड़ दो। ओबीसी में तो आप कह सकते हो, क्योंकि ओबीसी की आबादी 52% 54% है, उसमें आप 25% अलग से जोड़ सकते हो। लेकिन इनकी तो जनसंख्या के अनुपात में जो इनका फार्मूला भी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 15% जनसंख्या है तो 15% से ज्यादा तो संविधान भी अलाउ नहीं कर रहा। बाबा साहब अम्बेडकर जिस संविधान की आप दुहाई बार बार देते हैं, बाबा साहब का आप नाम लेते हैं, वो भी नहीं कहेंगे, अगर वो भी नीचे आ जाए तो ये नहीं कहेंगे कि साहब 15% इनकी आबादी है तो इनको 25% दे दो। किस आधार पर दे दो? आप उनको अपने जो उनका हिस्सा आ रहा है, उनकी जो रोटियां आ रही हैं, उनको ना दे करके आप कह रहे हो कि भाई वो 15% जो रोटी आई, यानी 15 रोटी आई वो तो मैं ही खाऊंगा या हमारी जातियां खाएंगी, इनको ओबीसी का काट करके 10% और दे दो। तो वास्तव में इस बात से तो मुझे अब ये डाउट होने लगा है कि ये एससी एसटी ओबीसी यानी बहुजन समाज की एकता को बनाने चले हैं या उसको खंडित करने का काम कर रहे हैं। ओबीसी की एससी एसटी से भिड़ंत की मैं इसमें सूरत देख रहा हूँ कि ओबीसी का आरक्षण अब जातिगत जनगणना की इन्होंने समर्थन की बात की है, हम भी उसमें उससे सहमत हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उसके बाद आरक्षण जो राहुल गांधी भी कह रहे हैं बार बार कि बढ़ना चाहिए 50% की सीमा से, वो बढ़ जाएगा तो किसका बढ़ेगा? मुख्य रूप से ओबीसी का बढ़ेगा, क्योंकि ओबीसी का जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण अभी तक प्रज्ञा जी नहीं दिया गया है। एससी और एसटी समाज का जनसंख्या के अनुपात में दे दिया गया है। तो किस आधार पे आप इनको कह रहे हैं कि आप 10% और अलग से दे दीजिए? 10% दिया ही नहीं जा सकता, किसका काटेंगे? ओबीसी का आप काटना चाहते हैं। तो ये तो एक तरीके से मुझे अब ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो आरएसएस की नीति है एससी एसटी ओबीसी को आपस में भिड़ाने की, उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरीके से ये आरएसएस और बीजेपी के मोहरे के रूप में कहीं काम कर रहे हैं। किसानों से इन्होंने एक तरीके से भाई किसानों ने इनको भारी वोट दी, नगीना पे वैसे बिना किसानों बिल्कुल बिरादरियों के वोट के तो जीते नहीं है। अब उनके विरोध में जाकर के ये जेजेपी जो किसानों की सबसे बड़ी गद्दार पार्टी है उसके साथ मिल जाते हैं। और जब कुछ लोग इनकी एक सभा में आए थे वाल्मीकि समाज के, काले झंडे दिखा रहे थे कि वे वर्गीकरण के खिलाफ जो है आपने वो दिया है, हम वर्गीकरण चाहते हैं, उनके खिलाफ हिंसा हुई, उनके सर फोड़ दिए गए। इस तरीके से आप समाज में एकजुटता पैदा करेंगे, एकता पैदा करेंगे? इसी तरीके से इन्होंने एक बड़ा हल्का बयान, किसान बिरादरी से आते हैं, मार्ट क्षेत्र के विधायक हैं राजेश चौधरी, हालांकि वो भाजपा के हैं, मैं तो उनको कभी मिला भी नहीं हूँ, लेकिन उनके लिए कह दिया कि साहब उनको जूते से पीटना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वैचारिक जो आजकल एक हल्कापन आ गया है, वैचारिक प्रतिबद्धता समाप्त हो गई है जो दलित नेता है विशेषकर उनमें, उनको सोचना चाहिए और समाज को भी सोचना चाहिए कि दलितों का सबसे बड़ा जो किला है वो बहुजन समाज पार्टी बसपा है, और सबसे बड़ी नेता जो है वो मायावती है। उस किले को बनाने में 40 साल लग गए। अब आप उस किले को छोड़ तो करके भविष्य इस गठबंधन का भविष्य क्या है फिर भी, अगर मोटे तौर पर सिर्फ ये जानना चाहें? जो जेजेपी और एएसपी के गठबंधन का है, इन्होंने केवल गठबंधन, मुझे तो ये लग रहा है कि किसान बिरादरियों का दोहन करने के लिए किया है। जब एक नेगेटिव व्यक्ति है, उस पर वोट नहीं है, उसके मुंह पे कालस पुती हुई है, उसकी परछाई से भी हर एक व्यक्ति बच रहा है, आप उसके पास जाके खड़े हो रहे हैं तो किसी लालच में आप खड़े हुए हैं। उसके अलावा आपको भारी नाराजगी भुगतनी पड़ेगी, आपको वोट का नुकसान उत्तर प्रदेश में भी होगा। उत्तर प्रदेश की किसान बिरादरियां आपका साथ क्यों देंगी जब आप किसान विरोधियों के साथ जाकर के भाजपा के जो साथी रहे, जिन्होंने मलाई चाटी भाजपा के शासन में,
और किसानों पे अत्याचार सहे, अगर वो उसी वक्त अपना समर्थन वापस ले लेते तो किसी हालत में भी भाजपा की हिम्मत नहीं होती इतना अत्याचार करने की। हरियाणा सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह ये दोहन कर रहे हैं, वहां हनुमान बेनीवाल का दोहन कर लिया किसान बिरादरी से, इधर दुष्यंत चौटाला का दोहन कर लिया, और जाकर के अब SC ST वर्ग के अंदर भी एक दो फाड़ कर दी कि साहब वाल्मीकियों का विरोध कर दिया या वर्गीकरण का विरोध कर दिया। ये बेसिकली एक जाति के नेता बन के इस तरीके से रह जाएंगे, और जो बड़ी एकता हम लोग चाहते थे SC ST OBC वर्ग में, बहुजन समाज में बने, उसके लिए बहुत बड़ा संकट और जो है खुद ये उसके लिए खतरा बन गए हैं। RSS के इशारे पे बने हैं, BJP के इशारे पे बने हैं, ये कोई नहीं बता सकता। तो लेकिन इनके सारे काम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी का या फिर RSS का मिल रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? देखिए बिल्कुल स्पष्ट ही है इस बात से। तो जब आप किसान विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिला लेते हैं, जब आप वर्गीकरण के माध्यम 24 का जो लोकसभा चुनाव रहा उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो संविधान रहा। इस बार अगर हम देखें कि बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में क्या है? हरियाणा में तो किसान का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, महिला पहलवान का मुद्दा है, नाराजगी और बेरोजगारी। हाँ जी, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो ये अग्निवीर का मुद्दा है, ड्रग्स वहां बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, सड़कों की बुरी हालत, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और समाज में जिस तरीके से एक जाति को नेगेटिव और दूसरों को एक तरफ करने की बात है, नूह में जो घटना हुई थी वो सारे देश ने देखी थी, तो मुसलमानों को अलग थलग करने की बात है। तो ये सारे के सारे राम रहीम भी बाहर है पुष्पेंद्र जी, राम रहीम को बाहर करने का कितना असर देखने को मिलेगा? चुनाव से पहले बड़ा VIP ट्रीटमेंट पाते हैं, बाहर कर दिए जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, ये जो जितने भी बाबा हैं इनका इस्तेमाल ये पॉलिटिकली करते हैं, उसी टाइम इनको जो है बाहर कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, और फिर ये जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो ये अंदर चले जाएंगे, लेकिन वोट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैं आगे के लिए भी आपको बता दूं, जैसे ही 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और ये चुनाव हारेंगे, उसी वक्त ये बैरिकेड जिस पर किसान बैठे हुए हैं वो हटेंगे। उसके बाद ये चुनाव हारने जा रहे हैं महाराष्ट्र का भी, झारखंड का भी, और जम्मू कश्मीर का, दिल्ली का। ये 4-5 राज्यों के चुनाव हारने के बाद किसान भारी संख्या में पुनः दिल्ली को जो है घेरने का काम करेंगे। MSP की लीगल गारंटी का प्रश्न है, ये तमाम प्रश्न अभी भी खड़े हुए हैं, और इस पर बड़ा विशाल आंदोलन होगा जिसमें मोदी की गद्दी भी जा सकती है। ये मैं आपको बहुत विश्वास से बताऊं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? इस बात को और विस्तृत तौर पर बताएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए जब ये बड़ा आंदोलन होगा, आज भी मोदी जी जो है बैसाखियों पर है, नीतीश कुमार की बैसाखी है, चाहे चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी, वो बोल देते हैं ना, तपस्या में कमी रह गई थी, फिर बोल देंगे हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। नहीं, इस बार जो है, इस बार किसान इस मूड में है कि इनसे कुछ मांगना नहीं है, इनको हटाना है, नई सरकार आएगी, वो कर्जा माफ। देखिए राहुल गांधी ने कर्जा माफ की बात की है, और MSP की लीगल गारंटी की बात की है, जातिगत जनगणना करा के जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देने की बात की है। तो राहुल गांधी बहुजनों के ही नहीं, किसानों की नहीं, तमाम वर्गों के एक बड़े नेता बन के आज की तारीख में उभर रहे हैं, और हमें तो ये चाहिए कि हमारे वर्गों के हितों का जो संरक्षण करे, हमें उसके साथ जाना चाहिए। और उन्होंने जो वायदे पार्लियामेंट में भी किया है, पार्लियामेंट के बाहर भी किया है, तो उनकी सरकार यदि आती है और इनकी सरकार यदि चली जाती है तो निश्चित रूप से हमारी मांगे मान ली जाएंगी, अन्यथा ये तो वैसे ही घुमा फिरा करके करते हैं। और RSS में भी इनका विरोध है, भाजपा के अंदर भी मोदी जी का खूब विरोध हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी चलम चले की बेला है, और मुझे लगता है कि हो सकता है अगले 15 अगस्त पर झंडा कोई और प्रधानमंत्री इस देश में फहराए। अच्छा, चलन चली की बेला से एक बात और याद आई कि हरियाणा में हम देख रहे हैं कि शाह की पकड़ बड़ी कमजोर हो गई है, रैलियों में भी नहीं आ रहे हैं, कोई खास बड़ी रैलियां भी नहीं हो रही हैं, बल्कि इसके इतर हमने देखा कि विनेश फोगाट जब नामांकन करने गई थी जुलाना सीट से तो जबरदस्त जनसैलाब था। तो ये क्या है? जी देखिए ऐसा है कि मोदी जी और अमित शाह को मालूम है कि जहां भी हारने वाली पोजीशन हो वो JP नड्डा और अन्य नेताओं को आगे कर देते हैं। वहां पर इन्होंने जो मुख्यमंत्री सैनी है उनको आगे किया हुआ है। JP नड्डा वहां जाएंगे, ये लोग थोड़ा बच बच के चलेंगे, इनकी रैलियां भी वहां सीमित होंगी। वरना आपको याद होगा ये हैदराबाद के चुनाव में जो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव था उसमें भी जाके कूद गए थे। तो जहां इनको लगता है कि हमारी जीत होने वाली है तो वहां ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और जहां इनको लगता है कि हार हो सकती है वहां उससे बहुत ज्यादा बचते हैं, क्योंकि बच करके अपने ऊपर ठीकरा नहीं पड़वाना चाहते।
लेकिन मनोहर लाल खट्टर को पूरी हारेंगे तो कमान दे दी गई है। तो ये क्या निश्चित शाह रूप के से आगे हारेंगे। खट्टर के जी। आगे शाह की भी नहीं चल पा रही, खट्टर के आगे शाह की भी नहीं चल पा रही क्या? नहीं नहीं, अब वो चलाना ही नहीं चाहते इस चुनाव में, क्योंकि उनको हम्म मालूम है कि चाहे कुछ भी हो इसमें हार सुनिश्चित है, और हार का ठीकरा हम्म अपने सिर पर उड़वाना नहीं चाहते, लेकिन फूटेगा फिर भी इन्हीं के सर पर। और हम्म इसके बाद इतने ये कमजोर हो जाएंगे कि ये अभी तो 240 पे हैं। किसान तो जब 330 पर ये थे, 303 पर, तब भी इनसे नहीं डरे, तो 240 से डरने हम्म का कोई मतलब नहीं। और राहुल गांधी जिस तरीके से उग्र होकर के, कांग्रेस और विपक्ष उग्र होकर के काम कर रहा है, हम्म उसके बाद मैं आपको गारंटीड बता रहा हूं कि बहुत बड़ा जलजला राजनीतिक रूप से यहाँ पर इस देश में आएगा। और जनवरी फरवरी के बाद इस देश में कुछ भी हो सकता है, मध्यवादी चुनाव से लेकर के, सरकार बदलने से लेकर के। विपक्षी भी इनकी बैसाखियां हैं, 2 मिनट में कल को वापस लेने समर्थन, तो 240 वाला थोड़ी यहाँ पे सरकार बना सकता है। बाकी तो इनके हम्म विरोध के ही वोट है, तो वो सब इकट्ठे हो जाएंगे, और इनको कहीं ना कहीं जो है सरकार बदलने की स्थिति भी आ सकती है, निश्चित रूप से। जी। जी, चलिए पुष्पेंद्र जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, और तमाम दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा में क्या होने जा रहा है, इसको समझने के लिए आज पुष्पेंद्र जी हमारे साथ थे, बखूबी बात करी और सारी चीजें बहुत बेहतर समझी। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा में, अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।